हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ राइट वे। इस चैप्टर की है आज आपकी क्लास नंबर व्हाट? कौन सी क्लास नंबर है, बता सकते हो? क्लास नंबर थर्ड आज, राइट। आइए लिखिए सबसे पहले क्लास नंबर थर्ड। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक था कंजम्पशन फंक्शन। जिन्होंने पिछले दो क्लासेस ढंग से नहीं पढ़े हैं उसको क्लास थर्ड में दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, इसलिए सीक्वेंस वाइज पढ़िए। पहले सिस्टमेटिकली दो क्लास कंप्लीट कीजिए, उसके बाद थर्ड की बात करेंगे। लिखिए क्लास नंबर थर्ड। एक प्रॉपर रजिस्टर आप ही बना लीजिए, ये नहीं कैजुअली कहीं पे भी पढ़ रहे हैं। सिस्टमेटिक तरीके से क्लास नोट्स आपके पास रहने चाहिए। और जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है वो अपना जीमेल भेज के स्टडी मटेरियल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर लॉगिन आईडी नहीं मिला तो वो भी कर सकते हैं आप, राइट। क्लास थर्ड में पिछली क्लास में मैंने आपको स्टार्ट किया था हल्का सा 2 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स बारे में बताया था। आज सबसे पहले हम 2 सेक्टर्स पे बात करेंगे। हेडिंग लिखिए 2 सेक्टर्स। फिर धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, इसमें सेक्टर्स ऐड करते जाएंगे। 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड करती है कंजम्पशन, फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों को प्लस कर दो तो ये किसके बराबर होता है? एग्रीगेट डिमांड। हमारे इकोनॉमी के दो ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म, और दोनों के एक्सपेंडिचर को मिलाते हैं तो ये होता है एग्रीगेट डिमांड। मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या हो गया? सी प्लस आई। अब यहाँ मुझे क्या क्या सीखना है? मुझे एग्रीगेट डिमांड कर्व जानना है, मुझे कंजम्पशन फंक्शन एंड कर्व जानना है, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड कर्व जानना है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड तो हम बाद में करेंगे, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन। कंजम्पशन कंजम्पशन वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंजम्पशन तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ मैं कंजम्पशन के सारे फैक्टर्स की बात नहीं करूंगा, बल्कि कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। सर और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं इस पे कंजम्पशन डिपेंड करता है? अदर फैक्टर्स हो सकते हैं टैक्स, या हो सकते हैं इन्फ्लेशन, या हो सकते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स एक्सेट्रा। कंजम्पशन को जितने हल्के में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इतना हल्का सब्जेक्ट नहीं है। इस पर पूरा एक यूनिट है कंजम्पशन पे, सेमेस्टर 3 में पूरा यूनिट है। पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से एंड तक है वहाँ पे सेमेस्टर 3 में कंजम्पशन का। तो वहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी जितना मुझे जरूरत है उतना ही बात करते हैं। इनकम भी देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनकम को डिनोट करता हूँ मैं वाई से। वाई इनकम है। इनकम को हम वाई डी भी लिख सकते थे। वाई डी का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। सर वाई डी इक्वस टू क्या होता है? वाई डी इक्वस टू होता है वाई माइनस टैक्स और प्लस टी आर। टैक्स को शॉर्ट में टी ए कह सकते हैं। लेकिन ये टैक्स की बात तब होगी ना जब गवर्नमेंट सेक्टर होगा। टी आर मतलब होता है ट्रांसफर रेवेन्यूज, जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन्स होते हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं, ये सारे ट्रांसफर्स कराते हैं। लेकिन ये क्या होंगे? ये जीरो होंगे और ये भी जीरो होंगे, क्योंकि मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? 2 सेक्टर्स के। तो अगर 2 सेक्टर्स होता तो वाई इक्वस टू क्या होगा? वाई इक्वस टू वाई डी हो जाएगा।
मतलब डिस्पोजेबल इनकम होगा ही नहीं, सिंपली वाई होगा। छोटी छोटी बातें समझते जाइए। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे अब कंजम्पशन फंक्शन बारे में बताऊँ आपको, तो कंजम्पशन इज व्हाट? कंजम्पशन इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ व्हाट? ये साइड बाय साइड है, दिखते जाइएगा साइड बाय। हाँ, कंजम्पशन एक्चुअली इज द फंक्शन ऑफ वाई डी, लेकिन यहाँ पे हम वाई डी नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ वाई। लेकिन आगे मुझे वाई डी लिखने का मौका मिलेगा जब सेक्टर्स चेंज होगा। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नो सर, नो सर। वाई से रिप्लेस कर दिया क्योंकि 2 सेक्टर्स है। यहाँ लिख चुका हूँ मैं, इसके बारे में गंदा नहीं करते, इसको हम लिख चुका हूँ, ठीक है ना। 3 सेक्टर्स होगा तो वाई डी हो जाएगा, 2 सेक्टर्स में वाई ही होगा। ओके, क्लियर है? राइट सर। देखो क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। फर्क पड़ेगा ना? हाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम देखो ना, अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स, तुम ये कहना चाह रहे हो सब कुछ मिला जुला के तो वही बचेगा ना, ठीक है ना। हाँ, कह रहे हो कि चाहे गवर्नमेंट के पास जाए, कहीं भी जाए, इनकम तो वही रहना चाहिए। नहीं, डिस्पोजेबल इनकम, इसका मतलब है क्लास 12th में आपने थोड़ा सा पढ़ा नहीं, या पढ़ा होगा तो भूल गए होंगे शायद। वहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के इनकम थे, बहुत सारे इनकम थे, याद है? यस सर। यहाँ कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड। अभी मैं किसके इनकम की बात कर रहा हूँ? किसके इनकम की बताओ? आपका कहने मतलब है सर कि अगर मेरे घर में मतलब घी, और घी दाल में गिर गया तो अल्टीमेटली घी तो दाल में ही गिरा ना, तो वेस्टेज थोड़ी हुआ। जहां भी गए इनकम तो घुमा फिरा के पूरे सेक्टर में इनकम है, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, हाँ, रहेगी रहेगी रहेगी, इसलिए चेंज होगी। मान लो जो मेरी इनकम है, अगर गवर्नमेंट मेरे से टैक्स ले लेगी तो मेरी इनकम कम हुई कि नहीं हुई? और गवर्नमेंट अगर मुझे ट्रांसफर्स देगी तो मेरी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम ही क्या करेंगे हम? कंजम्पशन में लगाएंगे। ओके, जो इनकम मेरे पास खर्च करने के लिए है, उसी इनकम को हम डिस्पोजेबल लगाएंगे। मान गए? फाइन सर। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम से पहले भी और बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। जब नेशनल इनकम कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा, यूनिट 1 में करा दूंगा, पूरा करा दूंगा। हालांकि 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा सब कुछ, फिर भी करा दूंगा। मतलब समझ लो कि आप जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से लेकर के, जीडीपी से लेकर के कहाँ तक पहुंचते थे? डिस्पोजेबल इनकम तक। ये 12th में किया होगा आपने, जीडीपी से डिस्पोजेबल इनकम तक पहुंचते थे हम। लेकिन हम यहाँ पे आपको नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम चैप्टर यूनिट 1 में आपको कराएंगे ये चीज़, डोंट वरी। अभी याद रखो डिस्पोजेबल इनकम किसकी है? सारे हाउस होल्ड की इनकम को हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। और उसी से कुछ पोर्शन क्या करेगा? वो कंज्यूम करेगा। एक्चुअली ये जो कंजम्पशन का पूरी स्टोरी है, ये स्टोरी कीन्स ने डेवलप किया है, और इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। सुना है क्या आपने? कहाँ सुना है? 12th क्लास में सुना है ना, वहाँ भी था ये। कीन्स ने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके कंजम्पशन का एक पैटर्न तैयार किया, और उसने क्या कहा, देखो कोई भी बंदा जो कंज्यूम करता है ना, कंजम्पशन करता है, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है सी बार, और दूसरा होता है स्मॉल सी एंड वाई। यहाँ पे वाई लिख रहा हूँ मैं, 2 सेक्टर में वाई लिखूंगा सिर्फ। सर ये सी क्या है? ये है टोटल कंजम्पशन। देखो जितनी आराम से अभी समझोगे, आगे चल के इसमें बहुत सारी बातें ऐड होती जाएगी, और जब ऐड होती जाएगी तो लास्ट में बहुत पिक पे चला जाएगा ये, और तब जाके जो न्यूमेरिकल्स बनेगा वो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएगा। ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स नहीं, ये सब कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। ये सब सिर्फ एड ऑन होते होते काफ़ी हाइट पे जाएगा और वहाँ से एग्जाम में आएगा। राइट सर। ये सी बार क्या है सर? ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बच्चा है? बोलते जाओ। ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये स्मॉल सी क्या है? इसको बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो बच्चे 12th क्लास से पढ़ के आए उनको कुछ कुछ ये बातें पता होगी, जो नहीं पढ़ा होगा, साइंस बैकग्राउंड के हो गए तो उनको नहीं पता होगा। लेकिन मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ ना, तो सबको जीरो मान के पढ़ाता हूँ, किसी को कुछ नहीं आता है, सब कुछ पढ़ा देता हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट सर। अब सर ये बताओ, ये तो ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है द पार्ट ऑफ कंजम्पशन विच डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम। जब इन्होंने देखो क्या कहा, मैंने कहा मेरी मेरी बातों में इनकी बातों में तो क्या फर्क है। मैंने कहा कि द पार्ट ऑफ, मैं लिखता हूं यहां पे, द पार्ट ऑफ कंजम्पशन which does not depend on income, इनकम इंडिपेंडेंट कंजम्पशन कह सकते हैं इसको। अभी एक बच्ची ने कहा, कौन, क्या नाम था उसका, किसने बोला था? तरुणा ने बोला। तरुणा ने क्या बोला, देखो तरुणा ने बोला कि अगर मेरी इनकम जीरो हो जाए उस वक्त जो हम कंजम्पशन करेंगे, देखो ना इनकम अगर जीरो हो गया तो सी इक्वस टू क्या होगा, सी बार हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है और सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है और लगता बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है सर। मैथमेटिकली तो ऐसा ही हो रहा है। यस, मैथमेटिकली ऐसा हो रहा है, अगर y जीरो हो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और c इक्वस टू सी बार हो जाएगा। लेकिन दोनों सेंटेंस में फर्क है। द पार्ट ऑफ कंजम्पशन विच डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, एंड जब इनकम जीरो होगा तब जो कंजम्पशन, दोनों सेंटेंस में क्या फर्क, फर्क दिखता है आपको, क्या बताओ? दोनों में कुछ फर्क? क्या नाम आपका? गार्गी, सही कहा आपने। फर्स्ट वाला सेंटेंस में लिख रखा, मैंने आपसे एक्सप्लेन करवाया है, और क्या एक्सप्लेनेशन दिया आपने, जबरदस्त दिया, कोई गलत नहीं किया, बहुत सही आंसर दिया। आपने ये कहा कि इनकम लेवल कुछ भी हो, चाहे इनकम ज़्यादा हो कम हो कुछ हो, लेकिन कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो इंसान को करना ही पड़ता है, और वो कंजम्पशन क्या कहलाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। मान गए? ये ऑटोनोमस है। आप ये मत समझना कि इनकम जीरो होगी तब जो कंज्यूम करेगी, तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया, इनकम जीरो तो जो कंजम्पशन होगा, ऐसा नहीं है। इनकम कुछ भी हो, मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा। इनकम इंडिपेंडेंट कंजम्पशन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑटोनोमस कंजम्पशन। मान गए बच्चे? क्लियर यहाँ तक? तरुणा को समझ में आ गई बात? यस सर। आप देखो ना खुद भी, आपके घर की इनकम कुछ भी हो, चाहे कोई अरबपति हो करोड़पति हो, रोटी तो सभी खाते हैं ना? बोलो जरा, नहीं खाते हैं क्या? मुकेश अंबानी क्या खाते होंगे, रोटी ही खाते होंगे ना, क्या खाते होंगे? खाते रोटी ही होंगे, वीट ही खाते होंगे, राइस ही खाते होंगे, भले उसकी थोड़ा क्वालिटी ऊपर नीचे होती होगी, नहीं खाते वही होंगे। तो कुछ कंजम्पशन ऐसे होते हैं जो ऑटोनोमस होते हैं, इनकम कुछ भी हो जाए, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, सबको करना है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये जो कंजम्पशन है ये वाला, तो ये कंबाइंड है। कोई इसका नाम दे सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? इस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं, कंबाइंड को? इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन से क्या मतलब हुआ? जो किसी पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये कंजम्पशन बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी और ये कंजम्पशन बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। मान गए बच्चे? लिख लिया यहाँ तक? राइट सर, लिख लिया। अब अगर ऐसा करूँ मैं, अगर मैं ऐसा करूँ, इस कंजम्पशन में चेंज लाऊं, अगर मैं कंजम्पशन में चेंज करूँ, चेंज इन सी, तो क्या हो जाएगा ये? चेंज इन सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू चेंज इन वाई, होगा ना? बोलो प्लीज। यस सर। ये बताओ, चेंज इन सी इक्वस टू, ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज नहीं होता। अगर कांस्टेंट में चेंज दिखा हुआ तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और ये क्या होगा, चेंज इन वाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये, अगर मैं ऐसा कर दूं चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल सी आ जाएगा। इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब मेरे इनकम में अगर कोई चेंज होगा तो कितना परसेंटेज हम कंजम्पशन में लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान गए? अगर इनकम में चेंज हो तो कितना लगाएंगे? अब बता सकते हो ये एमपीसी की वैल्यू क्या हो सकती है, बता सकता है कोई?
MPC की वैल्यू क्या होती है? ये MPC की जो वैल्यू होती है ये 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। 0 से ज़्यादा 1 से कम। क्यों? क्योंकि अगर इनकम में चेंज होगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन में चेंज होगा ही होगा। ये बात और है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो शुरू शुरू में इनकम में चेंज होता है तो कंजम्पशन में ज़्यादा चेंज होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। आप बताओ, अगर आपने एक बार फ्रिज खरीद ली तो क्या अगले साल फिर फ्रिज खरीदोगे? गाड़ी खरीद ली तो क्या अगले साल फिर से गाड़ी खरीदोगे? स्टार्टिंग में जब आप कमाना स्टार्ट करते हैं तो आपकी इनकम क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, सॉरी कंजम्पशन। लेकिन जब एक बार आप सेटल कर जाते हैं तो कंजम्पशन उस स्पीड से नहीं बढ़ता है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपके इनकम में चेंज होगा, चेंज इन वाई होगा तो चेंज इन सी 0 होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। और चेंज इन वाई होगा तो चेंज इन सी 1 होगा, 100% चेंज हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो ये समझो, अगर मैं MPC को 0 बोल दूं इफ, तो चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y इक्वस टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन C क्या हुआ, 0 हुआ। मतलब चेंज इन Y तो पॉजिटिव है लेकिन चेंज इन C 0 हुआ। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है? बताओ। ये साइकोलॉजिकल लॉ है। साइकोलॉजिकल लॉ देखोगे ना, ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता है कि इनकम में चेंज हुआ तो कंजम्पशन में नहीं होगा। एक बात और, अगर मैं MPC को क्या कहूँ, 1 कहूँ, तो चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y इक्वस टू 1 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज चेंज इन Y इक्वस टू चेंज इन C। ऐसा होगा क्या? दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मैथमेटिकली आप कह सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। इम्पीरिकली, प्रैक्टिकली देखा गया तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहता है कि जितना इनकम में चेंज होगा सर आप कंज्यूम नहीं कर दोगे। तो अल्टीमेटली क्या डिसाइड हुआ हमारे आपके बीच में कि MPC की वैल्यू कहाँ रखेंगे, दोनों के बीच में रखेंगे। मान गए? यस सर मान गए। मान गए बच्चे, जल्दी बताओ। मान गए जी। आइए जी, ये वाला साइड जो ना, ये डिस्क्रिप्शन का साइड, नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अगर न्यूमेरिकल करते वक्त जानबूझकर वैल्यू 1 दे दी जाए तो बात अलग है, समझ गए। अदरवाइज प्रैक्टिकली देखा गया, इम्पीरिकली, मैंने शुरू में कह दिया था कि ये इकोनॉमिक्स जो है ना मैनमेड है, और मैनमेड इकोनॉमिक्स जो है वो इम्पीरिकल डेटा के आधार पे, बेसिस पे बना है, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पीरिकल डेटा, प्रैग्मेटिक डेटा, समझ गए। राइट सर, उस पर बना है। हाँ आइए देखिए, ये साइड जो लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ इसका मतलब ये डिस्क्रिप्शन है, इधर जो है, इधर मैं नोट्स को तैयार करता जा रहा हूँ साथ साथ। अब देखो इसका ग्राफ, फंक्शन हो गया, इसका ग्राफ देखो, बहुत जल्दी से देख सकते हैं इसका ग्राफ आप, ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ रखता हूँ इनकम और यहाँ रखता हूँ कंजम्पशन। मान गए जी। यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको क्या कहूँगा, C बार। C बार क्या हुआ, ऑटोनोमस कंजम्पशन हुआ। इनकम कुछ भी हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब क्या होता है, अभी एक बच्ची तुरंत क्या बोल पड़ेगी, सर ये ऑटोनोमस तभी हुआ जब Y 0 हुआ। अभी तुरंत बोलेगी, क्या बोलेगी वो, बोलना चाहोगे क्या कि सर C बार तो तभी हुआ जब Y 0 हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। C बार हमेशा C बार रहेगा चाहे Y कुछ भी हो जाए। देख रहे हो, एक्सक्यूज मी, ये जो डॉटेड लाइन बनाया, क्या बनाया मैंने, C Y का लेवल चेंज किया मैंने, Y की लेवल कुछ भी हो जाए C बार है। और इसके बाद देखो क्या Y बढ़ता गया। मान लो हमारी इनकम की लेवल ये Y1 है और फिर इनकम लेवल बढ़ के Y2 हो गई। मान गए? राइट। ये क्या कहलाएगा बीच में, ये कहलाएगा चेंज इन Y। ये क्या है, ये आपका C बार, और ये क्या है, ये है CY, और दोनों मिला के क्या है, टोटल कंजम्पशन। मान गए जी बच्चे। यहां से यहां तक C बार है और ये बीच में क्या है, CY है। देखो ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, ये CY है, और ये ब्लू वाला क्या है, C है, C बार है। दोनों मिला क्या हो गया, कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन आ गया। राइट सर। यहां अगर देखा जाए तो देखो CY क्या हुआ, चेंज हो गया देखो, और यहाँ ये क्या हो गया, कम हो गया। ये तो कांस्टेंट है, सॉरी, देखा आपने, ग्रीन वाला लाइन क्या हो गया,
ज़्यादा हो गया क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी है, तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया। मान गए बच्चे, इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ गया। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। आपको क्या लगता है ये लाइन, रेड लाइन क्या है, ये रेड लाइन क्या है, ये डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई है। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बता सकते हो? ये वर्टिकल लाइन क्या है, डेल्टा सी है, डेल्टा सी, कैपिटल सी। क्योंकि पहले हमारी कंजम्पशन कितनी थी, यहां से यहां तक थी, अब हमारी कंजम्पशन यहां से यहां तक है, तो ये क्या चेंज हुआ ना। अगर मैं नेमिंग कर दूं यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल में क्या हुआ, ए बी सी ट्रायंगल का स्लोप क्या होता है, बता सकते हो? अगर मैं नेमिंग कर दूं यहाँ ट्रायंगल ए बी सी, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप एक्चुअली होता क्या है, टेन थीटा होता है। अगर मैं थीटा बता दूं यहाँ पे, तो स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये स्लोप हो गया। मान गए? जल्दी बताओ, ये किसका स्लोप हुआ, ये इस लाइन का स्लोप हुआ, ये लाइन का स्लोप हुआ। अगर इस लाइन का स्लोप हुआ चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एमपीसी भी कहते हैं। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई को एमपीसी भी कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं? बोलो ना, अरे कैसी बात करते हो, एमपीसी भी तो यही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन इक्वल्स टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज एमपीसी। एक लाइन और लिख दो बढ़िया से, क्या लिखूंगा बताओ, क्या लिखूंगा, एमपीसी इज कॉल्ड, बताओ, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन लाइन, वट एवर। मान गए बच्चे, क्लियर? एमपीसी क्या है, स्लोप है। एमपीसी क्या है, यहाँ पे स्लोप है। अगर यहाँ पे स्लोप है, इसका मतलब पूरे लाइन की स्लोप ही एमपीसी है, पूरे लाइन की स्लोप। देखो ना, कंजम्पशन लाइन की स्लोप ही क्या हो गया, एमपीसी हो गया, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई हो गया। मानते बच्चे? जल्दी बताओ। फैंटास्टिक, बहुत सही, बहुत सही। अभी किसने यस सर बोला? अच्छा, यस यस, मुझे समझ में आ गया, फ्रॉम असम। नहीं, आपका नाम हसन है, हसन, बोलो जल्दी से, यस सर। तो ये स्लोप की बात हो गई, कितना शानदार है। चलिए जी, तो कंजम्पशन फंक्शन के बारे में आप समझ गए, बहुत अच्छी बात रही, ज़्यादा ज़बरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है, जितना समझ गए उतना बहुत अच्छा है, उतना ही काफ़ी है। आइए अब किसके बारे में बात करते हैं, अब बात करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कंजम्पशन बारे में जितनी छोटी छोटी बातें मुझे करनी थी मैंने कर ली है, लेकिन अभी कंजम्पशन बारे में जो बात कर रहा हूँ ना, ये 2 सेक्टर से बात किया है, अभी 3 सेक्टर जब आएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा। राइट सर, आइए लिखिए, हेडिंग लिखिए सेविंग फंक्शन, हेडिंग लिखिए सेविंग फंक्शन। पहले एक छोटी सी बात पूछूं आपको आगे बढ़ने से पहले, क्या इसमें से सब कुछ आप जानते थे या कुछ नहीं भी जानते थे? कम ऑन, मुझे ये भी जानना होता ना कि आपको गेन क्या हुआ क्लास में आज, जानते थे सब कुछ आप? तरुणा जानते थे? क्या नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे? ठीक है, लिखिए सेविंग फंक्शन, बहुत अच्छी बात है, सेविंग फंक्शन लिखिए। देखो, कंजम्पशन हो या सेविंग हो, दोनों आपके इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपका इनकम वाई है, अगर आपका इनकम वाई है, तो वाई इनकम को क्या करोगे आप, बताओ क्या करोगे? या तो कंज्यूम करोगे, और अगर कंजम्पशन से बच गया तो क्या करोगे, सेव करोगे। देखो ना, आप अपनी बात करो ना, अगर आपकी इनकम कंजम्पशन सी है और उससे बच गया तो क्या होगा, एस होगा। मानते हैं बच्चे? सेविंग होगा। सब कोई देख लो, 2 सेक्टर्स में देखो, खासकर एक ह्यूमन बीइंग की बात करो, उसकी इनकम है तो या तो कंज्यूम करेगा या क्या करेगा, सेव करेगा। यस या नो? यस सर। तो अगर मैं सेविंग को अकेला कर दूं यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। अब बताओ अगला स्टेप, तुम बताओ मैं क्या करने जा रहा हूँ।
अगर मेरे स्टेप को आप समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, मैं सी का वैल्यू रखने वाला हूँ। क्या क्या फंक्शन था सी का? सी बार प्लस वॉट? सी वाई। ठीक है बच्चे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा? ये वाई माइनस सी बार अब माइनस सी वाई, और क्या हो जाएगा? माइनस सी बार प्लस वाई अब माइनस सी वाई, माइनस सी बार प्लस वाई कॉमन लूँ तो क्या होगा? 1 माइनस सी। थोड़ा और लिख देता हूँ एक बार, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस सी एंड वाई, ये किसके इक्वल टू हुआ? एस के इक्वल टू हुआ। मान के बच्चे क्लियर है यहाँ तक? राइट सर। अब बताओ ये क्या चाहिए? माइनस सी क्या है? माइनस सी क्या है? देखो सी बार तो ऑटोनोमस कंजम्पशन था ना, उसके अंदर माइनस वर्ड, माइनस क्यों लग गया? अब यहाँ पे ये बात आप कह सकते हो कि अगर इनकम जीरो होगी, यहाँ पे ये बात कह सकते हो अगर इनकम जीरो होगी, ठीक है, तो उस केस में भी मुझे कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो आप। इनकम जीरो होगी तो उस केस में भी क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस सी वाई। राइट बच्चे, तो ये क्या हो गया? माइनस सी बार, ये हो गया आपका क्या? ये उस ऐसा मतलब जब आपकी इनकम जीरो होगी, यहाँ देखो, जब आपकी इनकम जीरो होगी तो उस केस में एस इक्वल टू क्या होगा? माइनस सी बार हो, मतलब सेविंग आपका नेगेटिव में होगा। इसको डिस सेविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस सेविंग। आपकी नेगेटिव में डिस सेविंग होगी आपकी, क्योंकि आपकी नेगेटिव में। आप सेव कहाँ से करोगे? मान लो किसी इंसान की इनकम ही नहीं बची, तो वो फिर अगर सर्वाइव करने के लिए कुछ खा रहा है, एक गिलास पानी भी पी रहा है, कुछ थोड़ा सा खाना भी खा रहा है, तो वो क्या करेगा? लोन ही लेगा, या यहाँ वहाँ से, या पुराने जमा किए पैसे खर्च करेगा। पिछले बार जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, सारे बिजनेस ऑलमोस्ट ठप हो गए थे, तो लोग कहाँ से सर्वाइव कर रहे थे? जो अपने पुराने पैसे जमा किए हुए तो वहाँ से सर्वाइव कर रहे थे। क्यों जी? बोलो जल्दी से। राइट सर, इसको डिस सेविंग कह सकते हैं। देखो ये माइनस में है इसलिए। उसके बाद देखो क्या हुआ? ये 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस सी, ये क्या चीज़ है? ये 1 माइनस सी क्या बोलते हैं? 1 माइनस सी को बोलते हैं एमपीएस। इसका क्या मतलब है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। 1 माइनस सी का मतलब है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। गॉट इट? और आपने क्या देखा यहाँ पे? एमपीएस, एमपीएस क्या है? 1 माइनस एमपीसी है। देख रहे हो यहाँ पे एमपीएस क्या? 1 माइनस एमपीसी है। ऑफकोर्स होगा, अगर जितना ज़्यादा आपका कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी होगी, उतना ही सेविंग प्रोपेंसिटी क्या होगी? कम होगी। यहीं पे एक बात और देखो, अगर मैं एमपीएस को और एमपीसी को प्लस कर दूं तो ये किसके इक्वल टू आता है? वो 1 आता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब साफ सी बात है कि ऑटोनोमस के बाद, मतलब आपकी जितनी भी इनकम है, या तो आप उसको सेव करते हैं या फिर क्या करते हैं? उसको कंज्यूम करते हैं। मान गए बच्चे? देखो इधर और समझो थोड़ा सा। एमपीएस को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीसी को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीएस प्लस एमपीसी को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन एस अपॉन चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई, दैट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई, दैट इज व्हाट? 1। इतना नीचे जाकर मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स। मैं जब सोचता हूँ ना कि सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में धीरे धीरे करके कितना ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगा, और मैं जब उस हाइट को सोचता हूँ तो मुझे ये हाइट कितना छोटा लगता है। सोचो जरा, ये तो स्कूल लेवल का चीज़ है। देख लिया? तो एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। राइट सर, फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो सवाल में कहीं 1.60 क्या दे रखा है? एम पी एस, तो एम पी सी अंडरस्टूड क्या होगा? 0.40 होगा। ये अंडरस्टूड होगा। क्लियर बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब चलिए क्या करते हैं, सेविंग फंक्शन का भी ग्राफ दिखाते हैं आपको। इसका भी ग्राफ दिखाते हैं, सेविंग का भी ग्राफ। देखोगे ग्राफ? नहीं देखोगे? क्यों सर, देखना पड़ेगा, कैसी बात करते हो? ग्राफ आ जाओ। ग्राफ ऑफ सेविंग फंक्शन क्या होंगे सर? चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहले एक साइड क्या रखिए? इनकम रखिए।
और यहाँ रखिए सेविंग। ऑफ कोर्स ये थोड़ा नेगेटिव में भी जाएगा, क्योंकि इनकम जब जीरो थी तब भी बंदा क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा था। सेविंग क्या हो रही थी, नेगेटिव में जा रही थी, डिसेविंग हो रही थी। जैसे जैसे देखो ना, ये डिसेविंग है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है देखो डिसेविंग क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इस इनकम पे डिसेविंग क्या हो रही है, जीरो हो जा रही है। अगर इसके बाद इनकम बढ़ी तो अब बंदे का क्या हो गया, सेविंग स्टार्ट हो गया। अब ये सेविंग स्टार्ट हो गया। ये है क्या, ये S इक्वस टू है माइनस सी वन माइनस सी वाई। ये सेविंग फंक्शन है। क्लियर बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं उठता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लगता हो कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे रोक सकते हैं आप, क्योंकि मैं इन सब टॉपिक को थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब थोड़ा आसान है, जल्दी जल्दी करना इसको, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है। यू कांट एक्सपेक्ट कि आने वाला क्या क्या, बहुत कुछ आने वाला है। राइट सर, क्लियर बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? राइट सर। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि ये सारे लेक्चर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF फॉर्म भी आपको मिलेगा। क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स जो होंगे, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। आप सोच नहीं सकते हो क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुआ, अभी तो बहुत टाइम है। अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, यहाँ तक पढ़ाएंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ। पूरा फाउंडेशन स्टार्ट हो जाएगा, और फाउंडेशन के बाद एक फ्लोर भी बन जाएगा, सो दैट कि अगले साल से 2-3 फ्लोर बनाना स्टार्ट कर दे, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। चलिए जी, आइए अब बात करेंगे क्या हम कुछ क्या करते हैं, सेक्टर्स इंक्रीज करते हैं। 2 सेक्टर्स की बात तो हो गई है, अब सेक्टर्स बढ़ाते हैं। बढ़ाएं सेक्टर्स को, क्या कहते हो? सेक्टर्स इंक्रीज करते हैं। हाँ, 2 सेक्टर्स में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये बात तो आपसे हो चुकी है। चलिए लिखिए फिर भी, इक्विलिब्रियम इन 2 सेक्टर्स, हेडिंग लिखिए। इक्विलिब्रियम इन 2 सेक्टर्स। हमने 2 सेक्टर्स का इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या बताया था? देखो पहले तो बताया था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C प्लस आई, बताया ना। C के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, अभी I के बारे में बताएंगे हम, राइट ना। अभी I क्या ना, I है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, बताओ कौन करता है जल्दी से? फर्म। और अभी इन्वेस्टमेंट बारे में ज़्यादा डिटेल मत समझिए, बस समझ लिए कि इन्वेस्टमेंट गिवन है, ऑटोनोमस है। ये एक्सोजिनस है, सॉरी ऑटोनोमस गलत बोल दिया मैंने, एक्सोजिनस। एक्सोजिनस का मतलब समझते हैं क्या होता है? 2 वर्ड है, एक्सोजिनस और एंडोजिनस, आगे आएगा। एक्सोजिनस का मतलब होता है कि समथिंग विच आई बिलीव दैट कि दिस इज एक्सोजिनियसली गिवन, ठीक है। एक्सोजिनियस का मतलब हुआ कि आप ये मान लो कि इस मॉडल में ये गिवन है, अगर किसी फैक्टर्स को हम उस मॉडल में कैलकुलेट करते हैं विद इन द मॉडल तो उसको बोलते हैं एंडोजिनस फैक्टर। जैसे यहाँ पे कंजम्पशन क्या एंडोजिनस है, कंजम्पशन में कैलकुलेट करता हूँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं क्या मान कर चल रहा हूँ कि वी हैव नॉट टू डिसाइड वेयर दिस इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम, वी बिलीव व्हाट द इन्वेस्टमेंट इज एक्सोजेनियसली गिवन इन दिस मॉडल। हमें इन्वेस्टमेंट को डिसाइड नहीं करना है, बल्कि मुझे मानकर चलना है कि इन्वेस्टमेंट इस मॉडल में एक्सोजेनियसली गिवन है। अगर इस मॉडल में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी होती, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन डिसाइड करना होता, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता? एंडोजिनस फैक्टर हो जाता। क्या होता है एंडोजिनस? हाँ, यहाँ पे एंडोजिनस फैक्टर कौन सा है? कंजम्पशन एंडोजिनस है, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है मैं नहीं जानता अभी इस वक्त। बस ये मान के चल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज गिवन एक्सोजेनियसली, बाहर गिवन है, मैंने उसको इस फॉर्मूला में क्या किया, इस्तेमाल कर लिया। दिस इज कॉल्ड एक्सोजेनियसली गिवन। बताओ किसको बोलते हैं एक्सोजेनियस? जिसको कि मैं मान के क्या चलता हूँ, इट्स अ गिवन, हमें बस इसका यूज करना है, गिवन है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे AD के लिए क्या करूँगा,
सी लिखूंगा और आई के ऊपर क्या लगा दूंगा, आई बार लगा दूंगा। और डिस्क्राइब करता हूँ, सी के बारे में क्या लिखूंगा, सी बार प्लस सी वाई प्लस आई बार। एक और चीज करता हूँ यहाँ पे, ये लिख देता हूँ ए बार प्लस सी वाई। ए बार इक्व टू क्या हो गया, सी बार प्लस आई बार। मतलब जो जो कांस्टेंट है उन सब को मिला के मैंने ए बार कर दिया। आई बात समझ में, जल्दी बताओ, आई बात समझ में? यस सर, मैंने ए बार लिख दिया उसको, जो जो गिवन है उसके बदले मैंने ए बार कर दिया उसको। बहुत सही बात। अब देखिए, और अब समझिए, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट y इक्वस टू क्या होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड। y क्या है, इनकम है। y को हम प्यार से इनकम भी बोलते हैं, इनकम को हम प्यार से एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं, राइट ना, जो भी कहना चाहे, या इसको प्यार से हम एग्रीगेट आउटपुट भी कहते हैं, जो भी कहना चाहे आप। तो मैं कभी इनकम बोल सकता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई बोल सकता हूँ। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर y को हम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल करेंगे तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बार प्लस सी वाई। और ये बात मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि अगर y AD के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, इफ y इज नॉट इक्वल टू AD तो क्या होगा, y विल बी मोर देन AD, तो क्या होगा, अनप्लान्ड इन्वेंट्री पाइलअप होगा। y इज लेस देन AD तो अनप्लान्ड इन्वेंट्री का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। ये भी हो सकता है। तो ये भी सही नहीं है, गलत है, मतलब ठीक बात नहीं है, और ये भी ठीक बात नहीं है। ठीक बात क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट y इक्वल टू AD। और जब y इक्वल टू AD होगा तो y इक्वल टू ए बार प्लस सी वाई होगा। अब मैं y माइनस सी वाई कर देता हूँ तो ये ए बार हो जाएगा, y कॉमन तो 1 माइनस सी इक्वल टू ए बार हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा, ए बार इंटू 1 अपॉन 1 माइनस सी। लिख लीजिए बच्चे, ऐसा कर लो, इंटू ए बार। यहां तक क्लियर है, जल्दी से कम ऑन। ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी है, ये हो गया, राइट सर। अब कहोगे सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। सर मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर का मतलब बहुत आसान है, 1 रुपया लगाओ 2 रुपये कमाओ, 2 रुपये लगाओ 4 रुपये कमाओ। तो जो आपने पैसे लगाए हैं, आपने मान लो इन्वेस्टमेंट किए 1 रुपये का और आपकी इनकम हो गई 2 रुपये की, तो कैसे हो गई भाई, 1 रुपया इन्वेस्टमेंट 2 रुपये में कैसे कन्वर्ट हो गया? निश्चित रूप से वहां पे क्या रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर बोलेंगे। मल्टीप्लायर, तो यहाँ मल्टीप्लायर क्या, 1 अपॉन 1 माइनस सी, 1 अपॉन 1 माइनस सी आपका क्या मल्टीप्लायर है। मान के बच्चे, राइट। देखो एक चीज और देखो, अगर मैं यहाँ पे चेंज इन y करता हूँ ये क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस सी तो रहेगा ही रहेगा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, चेंज इन ए बार। ये ए बार में चेंज किसके वजह से हो सकता है, चेंज इन ए बार 2 वजह से हो सकता है, बताओ कौन कौन सा, या तो चेंज इन सी बार या चेंज इन आई बार। आई बार, कम ऑन, क्या बात है, मजा आ गया जब आपने जवाब दिया। देखो ना, ए बार इक्वल टू क्या लिखा मैंने, ए बार इक्वल टू मैंने क्या लिखा, सी बार एंड आई बार। एक्सक्यूज मी, मुझे डर लगता है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, अभी बच्चों को थोड़ा कम डोज देना चाहता हूँ, धीरे धीरे डोज बढ़ाऊंगा। ए बार इक्वल टू सी बार एंड आई बार, तो जब चेंज होगा इसमें तो सी बार एंड आई बार। इसको छोड़ दो, इसकी चेंज की बात मत करो, इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर मार दो, हालांकि चेंज तो होता है लेकिन इसको इग्नोर मार दो। मैं चेंज इन आई बार की बात करूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे ना। अगर मैं इसको कंसिडर करूं यहाँ पे अभी, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, चेंज इन y इक्वस टू 1 अपॉन 1 माइनस सी इंटू चेंज इन आई। क्या बात है, लिखूंगा ना, बोलो ना, हाँ चेंज इन आई या चेंज इन आई बार कर दो, वॉट एवर। ये मत समझना कि आई बार ऑटोनोमस है तो चेंज नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर हम 500 रुपया फिक्स माने थे तो अब 600 फिक्स मान रहे हैं, क्यों नहीं चेंज हो सकता, हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऐसा करूं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन आई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा,
1/1 - c होगा। इसको मैंने क्या बोला था, याद है क्या बोला था? इसका नाम क्या रखा था मैंने? मल्टीप्लायर। लेकिन यहाँ पे इस मल्टीप्लायर के पीछे एक वर्ड और जोड़ देंगे, पता क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पूछो क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर किसका हो रहा है? इनकम का हो रहा है। और किसके वजह से हो रहा है? इन्वेस्टमेंट की वजह से। ये मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होगी ना, ये 1 से ज़्यादा ही होगी। मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी। मल्टीप्लायर को हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं। अल्फा इक्वल्स टू 1/1 - c, ये भी लिख सकते हो। और जो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? क्या होती है? मोर देन 1 होती है। मल्टीप्लायर की वैल्यू मोर देन 1 होती है। अगर 1 ही हो गया तो फिर मल्टीप्लाई क्या हुआ? कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। मान गए? लिखो, यहां तो लिख लिया। तो क्योंकि इसको इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां चेंज किस में कर रहे हैं हम, और उसका रिपरकशंस क्या हो रहा है? चेंज इन इनकम हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज आ रहा है, मतलब मेरा इनकम मल्टीप्लाई कर रहा है किसके वजह से? इस, और उसमें फैक्टर कौन काम कर रहा है? ये मल्टीप्लायर। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अभी नहीं समझ में, और समझाता हूं, सुनो और सुनो और समझो। अगर मैं ये कहूं आपको, सुनो, कि मेरी इनकम में चेंज हो रही है वाई, और ड्यू टू किसके चेंज हो रही है? इन्वेस्टमेंट। ध्यान समझना। मान लो मैं ऐसा कर रहा हूं कि मेरे इन्वेस्टमेंट में 1 रुपये का मैंने चेंज किया और इनकम में 2 रुपया चेंज हो गया। इसका मतलब ये क्या? 2 आया ना। इसका मतलब ये किसके इक्वल टू 1/1 - c के बराबर हो गया? 2। अब देखो मैं एग्जांपल समझाता हूं, सुनो। देखो मान लो ये यहाँ पे 1/1 - c को हम क्या ले सकते हैं? 1/1 - MPC। एक ही बात हुआ ना। MPC क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मान लो वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से ज्यादा और 1 से कम। याद है नहीं याद है? मान लो इसकी वैल्यू क्या ले लिया मैंने? 0.50। क्या ले लिया? 0.50। तो अब मुझे बताओ कि अल्फा जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या है? 1/1 - c है। तो 1/1 - 0.50 क्या हो जाएगा? 1/0.50 क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो आएगा 2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आया? 2 आया। इसका मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन i की वैल्यू क्या आई? 2 आई ना। इससे क्या पता चला कि चेंज इन y इक्वल टू क्या हो गया? 2 टाइम्स चेंज इन i हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज होगा उसका डबल चेंज किस में होगा? इनकम में होगा। मल्टीप्लायर का मतलब यही होता है। और ये मत समझना, मैंने एग्जांपल लिया, मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा कम भी हो सकती है, 0.5 से ज्यादा या 0.5 से कम भी हो सकती है। क्लियर? क्लियर हो गया? जब भी मुझे कुछ हौच पौच बोलो। कुछ नहीं, मतलब मुझे एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली क्या होता है बिजनेस में, जो हमारी इनकम में ग्रोथ होती है ना, वो इन्वेस्टमेंट की वजह से ज्यादा होती है। आप क्या देखते हो? गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है? बताओ, गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि हमारी कंट्री में क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, बाहर के लोग पैसा लेके लगाएं। हमारे पास पैसा तो तुम भी लगाओ, स्टार्टअप करो। गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट से इनकम में ज़्यादा बदलाव आता है, इसलिए, हालांकि कंजम्पशन से भी आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सोसाइटी में चेंज आता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात हम यहाँ कर रहे हैं और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। जब मुझे लगता है थोड़ा सा हौच पौच हो गया तो मैं फिर से पूछता हूँ सब कुछ। बताओ जी, मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे देखो, ये फाइनली बता रहा हूँ। बताओ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? अल्फा से। और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1/1 - c। 1 - c यहाँ पे, c यहाँ पे क्या? MPC है ना। देखो राइट्स, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को और कैसे दिखा सकते हैं, कैसे फॉर्मूला में फॉर्मुलाइज कर सकते हैं? अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन i दिखाएंगे।
मान लो एग्जाम्पल 2 आया, तो इसका मतलब हुआ कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई इक्वल्स टू 2 हो गया। इसका मतलब हुआ कि हमारा इनकम में कितना चेंज होगा, 2 टाइम्स ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा। अब बताओ आप क्या चाहते हो, मल्टीप्लायर ज़्यादा चाहते हो या कम चाहते हो, बताओ क्या चाहते हो आप? मल्टीप्लायर जितना ज़्यादा होगा इनकम उतना चेंज होगा, इकोनॉमी उतना बूस्ट होगा, उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आप ज़्यादा चाहते हो, यस या नो? राइट ना? मैं लिखता हूँ यहाँ पे वी वॉन्ट लिखता हूँ, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। वी वॉन्ट मोर मल्टीप्लायर, सपोज मोर मल्टीप्लायर। अब ये देखो, अगर मैंने ऊपर में क्या लिया था, कंजम्पशन वैल्यू लिया था 0.50। अगर मान लो मैं एमपीसी की वैल्यू क्या कर लूँ, 1 माइनस 0.90 कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1.10, और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो जब एमपीसी क्या था 0.50 था, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। और जब एमपीसी क्या हुआ 0.90 हो गया, तो अल्फा मतलब मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। इससे क्या पता चलता है, बताओ क्या चलता पता है? एमपीसी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आप नहीं समझ सकते कि मैं कितना इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ा रहा हूं, यू कांट बिलीव। कुछ दिन में समझ में आएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। हालांकि ये बिल्कुल छोटा सा डोज मैंने अभी आपको दिया है इसका, अभी देखना धीरे धीरे करके बड़ा बड़ा डोज हो जाएगा इसका, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला हो जाएगा, और डेली इसको आप पढ़ के आएंगे तो फिर मजा आएगा आपको। एमपीसी जितना बढ़ेगा अल्फा उतना बढ़ेगा। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितना ज़्यादा लोग कंजम्पशन करेगा मार्केट में, क्या बात है जी, उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर बढ़ेगा। अब सोचो ना, पेंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ था, पेंडेमिक में हमारी जीडीपी क्यों कम हो गई थी? एक तो लोगों की इनकम ड्रॉप हो गई, और थोड़ी बहुत इनकम बची भी या सेविंग्स था भी तो लोग क्या करने लगे, बचाने लग गए। क्यों खर्च करो भाई, इतना खराब वक्त में कोई खर्च करता है क्या? और जब लोगों ने खर्च करना कम कर दिया, सिर्फ किस में खर्च करते थे हम लोग, याद होगा आप लोग भी करते होगे, सिर्फ खाने पीने में, मेडिसिन में, दैट्स इट। अगर मेडिसिन जरूरत पड़ गई तो, अदरवाइज क्या उस वक्त कोई घूमने कहीं बाहर जाता, कोई बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद के लाता, सब कुछ बंद। तो एमपीसी उस वक्त काफ़ी कम हो गया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम काफ़ी कम हो गया था, डिमांड काफ़ी कम हो गई थी, तो मल्टीप्लायर भी क्या हो गया था, काफ़ी कम हो गया था, जीडीपी धड़ाम से गिर गया, नीचे गिर गया। तो जब बंदे कमाएंगे और कमा करके खर्च करने के लिए बाहर निकलेंगे, तब तो मजा आएगा ना, तब तो होगा ना। देखा, समझ गए बात को, मान गए बात को? अब देखो, हालांकि एक बहुत बैड एग्जांपल देता हूं आपको। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि शराब को बहुत फ्री कर दिया, हर जगह बहुत ज़्यादा लिबरल कर दिया। शराब इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है दिल्ली को। बताओ शराब को फ्री करने से क्या होगा, लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी घटेगी? जो लोग शराब पीते हैं और ज़्यादा पिएंगे, और डिमांड उसकी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसकी गवर्नमेंट मनी सर्कुलेशन होगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स भी जाएगा। गवर्नमेंट फिर उस टैक्स से क्या कर सकती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी कर सकती है। हालांकि दिल्ली में ऐसा हो नहीं रहा है, बहुत दिनों से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें चेंज नहीं आ रहा है। हो क्या रहा है, गवर्नमेंट पास टैक्स तो जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा रही, बल्कि अपने वोट बैंक को ध्यान रख के खर्च कर रही है। जहाँ जहाँ उसके वोट्स मिलते हैं वहाँ वहाँ खर्च कर रही है। सब्सिडी देने में, थोड़े थोड़े गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ कुछ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेजर चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो रहा है, अगर शराब की बिक्री भी बढ़ रही है, वाइन भी बढ़ रही है, लोग अगर खर्च कर रहे हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, या गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, या फिर शराब कंपनी शराब मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है, क्या लोगों को नौकरियां लग रही है। हालांकि ये हम इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव बेटर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हुआ लोगों की बैड हैबिट्स का इस्तेमाल करके अपनी कंजम्पशन हैबिट को बढ़ाना और उससे मल्टीप्लाई करना। हालांकि क्या किया जा सकता है, पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है। मतलब मिला जुला की बात यह है कि आप कंजम्पशन करो, जितना कपड़े खरीदना खरीदो, जितना खाना खाना खाओ, जितना गाड़ियाँ खरीदना खरीदो, जितना मतलब टूर पे जाना जाओ, जितने शौक पूरा करना करो, जितना सर्कुलेशन में रहेगा, जितना खर्चा होगा। फॉरेन कंट्री में खर्च करने के लिए इतने स्पेयर छुट्टी मिल जाता है, जाके खर्च करो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ खर्च कहाँ से होगा? फॉरेन कंट्री में क्या होता है, मेडिसिन की सुविधाएं बहुत अच्छी है, तो लोगों को मेडिसिन के लिए बचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ सब पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए मरते हैं, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए मरते हैं।
अब हम लोग जो कमाते हैं मेडिसिन अपने तरीके से खर्च करते हैं, एजुकेशन बच्चों की खुद करवाते हैं पब्लिक स्कूल्स में, बीमार पड़ गए तो खुद ही खर्च करो, गवर्नमेंट को जवाबदेही लेती नहीं, गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले लेती है। अगर गवर्नमेंट कहे कि आप मेडिसिन हमारे यहाँ करवाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पढ़ाई बच्चों की हमारे स्कूल्स में करवाओ, उनकी सुविधाएं बढ़ाएं, तो फिर क्या दिक्कत है? तो हम ज़्यादा टैक्स दे दें गवर्नमेंट को भी, हमारी कंजम्पशन भी और बढ़ जाए। मैंने यही कहा ना कि जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ आपको ना, ये इकोनॉमिक्स हमारे इस कंट्री में थोड़ा कम अप्लीकेबल है, फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में ज़्यादा अप्लीकेबल है, डेवलप्ड सोसाइटी में ज़्यादा अप्लीकेबल है। मान गए? जल्दी बताओ। हाँ, खर्चा करना चाहिए, मल्टीप्लायर बढ़ेगा तभी। हाँ हाँ, ये बताओ जो स्टार्टअप, जो आपको याद है, मैंने देखो कितना अच्छा सवाल आपने पूछा है। आपने पूछा कि गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन बढ़ा करके, मतलब क्यों मल्टीप्लाई को बढ़ा रही है? उल्टा स्टार्टअप वाले को कहे कि तुम स्टार्टअप करो, यही कर रहे हो ना तुम, पैसा लगाओ। कोई बंदा स्टार्टअप तब करेगा ना जब उसको डिमांड दिखाई देगा। आपको याद है कीन्स ने क्या कहा था? कौन सी साइड इकोनॉमिक्स है ये? सप्लाई साइड, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स है। कीन्स ने कहा था डिमांड साइड, अरे आप पूछोगे तो बड़ा आपको फायदा होगा। कीन्स ने कहा था डिमांड साइड इकोनॉमिक्स है। तो बताओ डिमांड पहले मैटर करता है कि पहले स्टार्टअप मैटर करता है? बताओ। स्टार्टअप मीन सप्लाई, डिमांड, और डिमांड किससे होगा? कंजम्पशन से होगा, स्टार्टअप से होगा? कंजम्पशन से होगा। कंजम्पशन जितना ज़्यादा करोगे डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो स्टार्टअप अपने आप हो जाएगा, चिंता मत करो उसकी। हाँ हाँ, एक वे, वन ऑफ द वे है, दिस इज नॉट द ओनली वे। मल्टीप्लाई को बढ़ाने का कंजम्पशन इज नॉट द ओनली वे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैंने सिर्फ कंजम्पशन पढ़ाया है, आगे मैं टैक्स पढ़ाऊंगा, आगे मैं ट्रांसफर्स पढ़ाऊंगा, आगे मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पढ़ाऊंगा, वो सब भी वे होता है मल्टीप्लायर बढ़ाने का। अरे पिछले क्लास में समझाया था ना, पिछले क्लास में समझाया था कि पेंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ था कि लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया, तो मार्केट में डिमांड को मेंटेन करने के लिए किसको आगे आना पड़ा? किसको? 1,76,000 करोड़ गवर्नमेंट ने मनी पंप किया सोसाइटी में, मार्केट में, और तब जाके दोबारा से इकोनॉमी ट्रैक पे आया। हमारे यहाँ तो कर भी पाया क्योंकि हमारे यहाँ पैसे थे। आज हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी है, पिछले 10, 12, 15 साल से अच्छी, और पिछले कुछ सालों में तो अच्छा और अच्छा हुआ है। हालांकि मैं इस गवर्नमेंट को इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर कुछ ज़्यादा तारीफ करने लगूंगा तो बहुत सारे लोग इसके गवर्नमेंट के फेवर भी नहीं होते, वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं गवर्नमेंट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, बस इतना समझता हूँ कि आज इकोनॉमिक्स हमारी ठीक चल रही है। हालांकि इन्फ्लेशन को लेकर कई लोग परेशान रहते हैं। गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो सब्सिडाइज करना पड़ेगा, मानते हो? और गवर्नमेंट अगर सब्सिडाइज करेगी तो गवर्नमेंट पे क्या होगा? बर्डन और ज्यादा आएगा, और बहुत बुरा हालत होगा। ऐसा ही हालत किसमें हो गया? श्रीलंका का हो गया। श्रीलंका खूब मजे में थे 4-5 साल पहले, खूब सब्सिडी बांट रही थी सबको, आज तो श्रीलंका फेल हो गया। सुना होगा न्यूज आपने? नहीं सुना क्या? सुना होगा। इवन पाकिस्तान की हालत देख लो कितनी खराब है, विशियस सर्कल बन जाता है। इकोनॉमिक्स अगर बिगड़ता है ना आपका तो एक सर्कल बन जाता है, उस सर्कल को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने क्या कहा? कंजम्पशन मल्टीप्लायर। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना तो कंफ्यूज कर सकते हैं, हालांकि बीच बीच में मुझे बातें करना अच्छा लगता है, और शायद मुझे लगता है आपको सुनना भी अच्छा लगता होगा। प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से अपने सब्जेक्ट को नहीं जोड़ोगे तो पढ़ के फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने क्या देखा है? गवर्नमेंट ने भी अपने एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लायर को बढ़ाने की कोशिश करी, और वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कहलाता है। लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, अभी सारा फोकस किस पे रखना चाहता हूं? बताओ किस पे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मार्केट में डिमांड होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आप लास्ट में जाते जाते नहीं कुछ समझे तो कम से कम इतना याद रखिएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई इक्व टू होता 1 - 1/1 MPC। MPC को इसको हम अल्फा भी कहते हैं, और चेंज इन वाई इक्व टू होता है अल्फा इंटू चेंज इन आई। क्या बात है, क्या बात है, ये तो समझ लो बिल्कुल मंत्र हमारे तरफ से। मंत्र समझ तो क्या होता है? मंत्र है, किसी भी न्यूमेरिकल करने में काम आएगा। क्या बात है, फैंटास्टिक। और एक बात, MPC अगर ज्यादा होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट्स इट। आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़िए। चले आगे, आगे ले जाए क्लासेस को अब। यस सर, तो यहां तक पढ़ा दिया, राइट। आइए इसका मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करता हूं, MPC का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखो जी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो भी पढ़ा है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन।
अगर कुछ बातें कहीं हौच पौच लगता है तो पूछ लिया करो और चिंता नहीं करो, हम बार बार रिवाइज करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं समझ में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन बातें यहाँ पे है ना, ये जरूर समझना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या सर, क्या करने वाले हैं हम लोग? हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट को दिखाने वाले हैं, और फिर उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, चेंज भी करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। देखिए जी, यहाँ क्या है, y है, राइट। ये मैंने क्या कहा था, ये मैंने कंजम्पशन फंक्शन कहा था, क्या, c इक्वस टू सी बार प्लस, बोलो ना, सी बार प्लस सी वाई, ये ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे c से, ये क्या है, सी बार है, मुझे सिर्फ c से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए और, मुझे एक लाइन और चाहिए, और ये लाइन क्या कहलाएगा, ये होगा AD, ये क्या होगा, AD होगा। AD इक्वस टू क्या होता है बताओ, a बार प्लस सी वाई, ए बार प्लस सी वाई, याद है, डिराइव कर चुका हूं, ए बार प्लस सी वाई। ए बार क्या होता है, सी बार प्लस आई बार, राइट सर। आप बता सकते हो कि ये बीच का डिस्टेंस जो यहां से यहां तक का है, ये क्या है, ये क्या बता सकते हो, ये है आई बार, और ये यहां से यहां तक पूरा क्या है, सी बार एंड आई बार, और ये क्या है, ए बार। समझ पा रहे हो बात को, एक्सक्यूज मी, ओ कम ऑन, समझ गए। अगर आपकी इनकम जीरो भी होगी ना, इनकम जीरो, तो आप इस पॉइंट पे होगे तो भी एडी इक्वस टू क्या होगा, ए बार होगा। यहां देखो, इफ वाई इक्वस टू जीरो देन एडी इक्वस टू क्या होगा, ए बार। इफ वाई इक्वस टू जीरो देन एडी इक्वस टू ए बार। अगर के डिमांड आ गया, मान के बच्चे, क्लियर है यहां तक? यस सर, ये क्लियर बिल्कुल। ये डायग्राम तो बस मैंने आपको, हाँ, सी बार एंड आई बार के डिफरेंस समझाने के लिए किया था। ये क्या आई बार है और ये क्या है, सी बार है, और दोनों मिला के ए बार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे कहानी खत्म हो चुकी है, अगले डायग्राम में चलते हैं। अगले डायग्राम में क्या करूंगा मैं सी बार को हटाऊंगा, अब सिर्फ ए डी की बात करूंगा। ये देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, यहाँ लिखता हूँ वाई को, ए डी इक्वस टू वॉट, ए बार प्लस सी वाई, मान गए, ए बार प्लस, बोलो जी, सी वाई। मैंने आपको ये साथ साथ दिखाया था कंजम्पशन समझने के लिए, दोनों साथ साथ, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट समझने के लिए, अदरवाइज मुझे एग्रीगेट डिमांड की जरूरत है, राइट सर। ये बन गया कॉर्प, बन गया ना, एडी करवा गया। ये क्या, यहाँ पे ये क्या चीज़ है बताओ, इसको क्या बोलोगे, कम ऑन जल्दी से, सारे बच्चों को बोलना चाहिए, कोई एक दो बच्चा मत बोला करो। ये है ए बार, ये ए बार है, ये मत समझना सर इतना बड़ा था यहाँ पे, इतना छोटा कैसे, ये अलग अलग ग्राफ बनाया ना, क्या फर्क पड़ता है, ये बार हो गया। और ए बार इक्वस टू मुझे पता है क्या होता है, सी बार होता है और आई बार होता है। देखो ना, आज की क्लास में कितनी बार बोल चुका हूँ, कितनी बार बोल दिया, रट गया होगा बच्चों को, राइट सर। आइए एक और चीज सुनिए, मैं क्या करने वाला हूं, एक लाइन में ड्रॉ करने वाला हूं, ये 45 डिग्री लाइन होगा, राइट। यहां मैं AD रखता हूं, यहां मैं Y रखता हूं। मुझे बता सकते हो इस 45 डिग्री लाइन पे AD और Y क्या होगा? 45 डिग्री लाइन का क्या मतलब होता है? इस लाइन के हर पॉइंट पे Y इक्वस टू क्या होगा, हर पॉइंट पे Y इक्वस टू AD होगा। 45 डिग्री का मतलब जानते हो क्या होता है? 1045 डिग्री, 1045 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस हो गया। मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, जितना जितना इनकम है उतनी ही AD भी है, दोनों इक्वल है। समझ गए, मान के बच्चे? ये लाइन ड्रॉ के इसके हर पॉइंट पे Y इक्वल टू AD है। चलिए जी, अब एक बार डायग्राम क्या करता हूँ, इन दोनों को साथ साथ लेके आता हूँ।
ये 45 डिग्री लाइन है और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है इक्वस टू ए बार प्लस सी वाई, और ये क्या है वाई इक्वस टू ए डी। मान गए बच्चे, यहाँ ए डी है, यहाँ वाई है। देखो ये बताओ कि वाई इक्वस टू ए डी लाइन मैंने ड्रॉ क्यों किया था? इसलिए किया था कि जहां पे भी इस लाइन को ये एडी कर्व कट करेगा ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे कहानी क्या हो जाएगी, वाई इक्वस टू एडी हो जाएगा। समझ गए? इसको किनेशियन क्रॉस भी कहते हैं। ये क्रॉस है जहां पे ये लाइन कट करेगा, क्योंकि ये एडी लाइन जब भी इस वाई इक्वस टू एडी लाइन को, ये 45 डिग्री लाइन को कट करेगा, इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, वाई इक्वस टू एडी होगा। मानते हो? जल्दी बताओ। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले क्या होगा? उससे पहले होगा ए डी इज ग्रेटर देन वाई। मतलब डिमांड क्या ज़्यादा है, प्रोडक्शन क्या कम है। अगर डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम, तो क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो तब जाके इक्वल होगा। अगर मान लो ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे है, यहाँ पे देखो ये इस पॉइंट पे y इज ग्रेटर देन एडी। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे ज़्यादा दूर हम रह नहीं सकते। और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पॉइंट पे क्या है, y इक्वस टू एडी। क्या बात है, ये y इक्वस टू एडी। मान गए? y इक्वस टू एडी मान गए? राइट सर, मान गए, y इक्वस टू एडी है। चलिए जी सर, ये ग्राफ सब बनाते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब क्या करते हैं, देखो अगला ग्राफ में क्या करते हैं। अगला ग्राफ में मजा आने वाला है। क्या करेंगे यहाँ पे, ये किनेशियन क्रॉस तो ड्रॉ करेंगे y इक्वस टू एडी, और ये एडी कब तो ड्रॉ करेंगे ही करेंगे, एडी इक्वस टू ए बार प्लस सी वाई करेंगे ना, यस या नो? अगर मान लो कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आ गया तो वो ऑटो मतलब एक्सोजिनियसली गिवन है ना, तो क्या होगा, ये लाइन पैरेलली शिफ्ट कर जाएगा। ये लाइन क्या हो जाएगा, ये एडी वन है, ये एडी टू हो जाएगा, इक्वस टू ए बार टू हो जाएगा। ये ए बार वन था प्लस सी वाई। समझ गए? मैंने यहां पे ए बार वन किया, यहां पे ए बार टू किया, क्यों? क्योंकि ए बार इक्वस टू क्या होता है, सी बार प्लस आई बार वन। ये ए बार वन हो गया। ए बार टू इक्वस टू क्या होगा, सी बार प्लस आई बार टू। मतलब किस में चेंज हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और वो क्या हुआ, आई बार टू माइनस आई बार वन, ये हुआ। ये क्या कहलाएगा, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। मान गए? क्या कहलाएगा ये, कमान, इन्वेस्टमेंट। यहां क्या होगा, यहां पे इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा ए बार वन, और यहां क्या होगा, ए बार टू। और दोनों में चेंज हुआ है, चेंज होने वजह इन्वेस्टमेंट है। अब देखो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां था, यहां था। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां आ गया। ये y वन स्टार, ये y टू स्टार। इक्विलिब्रियम इनकम में जो चेंज आया उसको क्या बोलेंगे हम, चेंज इन y बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेंज इन y। मानते हैं? क्या बोलेंगे इसको, चेंज इन y। क्या बोलेंगे, चेंज इन y। मानते हो? हालांकि ये जो लाइन ड्रॉ हुआ ना, थोड़ा सा पैरेलल कम दिख रहा है, तो पैरेलल ज़्यादा दिखाता हूँ मैं इसको। पैरेलल होना चाहिए शिफ्ट, तो इनकम ये यहाँ आ जाएगा।
अब इतनी छोटी सी बदलाव भी करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, देखो दिखाने के लिए। मतलब ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट और ये क्या है, चेंज इन इनकम, है ना। एक है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एक है चेंज इन इनकम। आपको यहां थोड़ा सा ही सही लेकिन दिख रहा, क्या दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, चेंज इन इनकम इज व्हाट, मोर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में चेंज इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगा, अंडरस्टूड ज़्यादा होगा। हालांकि ये सब बातें और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज इतना ही हुआ है और इनकम में चेंज ज़्यादा हुआ है, तो ये ज़्यादा होने का वजह क्या है, क्यों ज़्यादा हुआ है, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर। चेंज इज बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर। चेंज किसकी वजह से हुआ, मल्टीप्लायर की वजह से हुआ है। ये अंडरस्टूड मान लो, अगर आपको यहाँ ग्राफिकली नहीं दिख रहा है ना, लगता है कि अप्रोक्सीमेटली सेम, ऐसा नहीं होगा। आगे देखना मैं दिखाऊंगा, ये ज़्यादा होगा, ये क्या होगा, मोर देन दिस। चेंज इन इनकम विल बी मोर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और वो होगा मल्टीप्लायर की वजह से। लेकिन ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसको ग्राफिकली कैसे दिखाया जाए, कैसे समझाए, इसमें और क्या क्या बातें हो सकती है, और आगे जब 2 सेक्टर से हम 3 सेक्टर्स में जाएंगे, इन सब बातों को भी हम क्या करेंगे, अगली क्लास डिस्कस करेंगे। मैं उससे पहले चाहता हूं कि 2-3 मिनट टाइम आपको दूं, और आपसे आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाहते बताइए, पूछिए। हाँ हाँ, यस यस, नहीं यही यही वजह है। मेरा मकसद था कि मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखा सकूं आपको। और ये जो किनेशियन क्रॉस ड्रॉ किया है ना, ये पूछ रहे हो ना, ये इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इसके हर पॉइंट पर वाई इक्वल्स टू एडी है। लेकिन मुझे हर पॉइंट से मतलब नहीं, मुझे एक पॉइंट से मतलब है, जो पॉइंट कहाँ मिलेगा, जहाँ एडी लाइन इसको टच करेगा, क्रॉस करेगा, सॉरी। हाँ, ए एस इक्वल्स टू, और ये इमेजनरी लाइन है, ये इमेजनरी है, इसको तुम रियल लाइन मत बोलना है, ये इमेजनरी है। ये ड्रॉ करना मेरी मजबूरी है, ताकि मैं इस पॉइंट को ढूंढ पाऊं, समझ गए। y इक्वस टू एडी लाइन का सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस है कि इस लाइन पे हर पॉइंट पे y इक्वस टू एडी है, और हर पॉइंट पे y इक्वस टू एडी से मुझे मतलब नहीं है, मुझे एक पॉइंट से मतलब है, और वो पॉइंट कहां मिलेगा, जहां एडी कर्व इसको कट करेगा। क्लियर। ओरिजिनल एडी ये है, ये एडी है, ओरिजिनल एडी है, ठीक है, ओरिजिनल एडी है, मान गए, राइट सर। ओरिजिनल एडी आपका ये है, ओरिजिनल एडी का भी है, ये तो y इक्वस टू एडी लाइन है, इसको इनकम लाइन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके हर पॉइंट पे y इक्वस टू एडी है। लेकिन क्या हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो किसी एक पॉइंट पे होगा, राइट जी बच्चे। तो यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी क्लास भी है, बहुत ज़्यादा भी हो गई आज की क्लास, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आ चुका है। तब जब अगली क्लास में मिलेंगे आपसे हम, तो इससे आगे बात करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछेंगे, एमपीसी का मतलब पूछेंगे, एमपीएस का मतलब पूछेंगे, दोनों का समीशन पूछेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं, ड्रॉ करके व्हाट्सअप करो मुझे। ये छोटी छोटी बातें आप याद कर करके, समझ करके अगली क्लास में मिलिए। आज के इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।